हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिवानी जादौन। वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। ये आपकी आरआरबी जो हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ये आपकी 7th क्लास है। ओके। और आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है जो कि है आपका स्क्रीन पर। अगर आपको स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख रही है देन यू कैन सी। तो ये आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप रेलवे के सीरियस कैंडिडेट हो या किसी भी एग्जाम के सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको मॉक टेस्ट की वैल्यू पता होगी। मॉक टेस्ट आपके टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट का काम करते हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक को पास प्रो को ज्वाइन नहीं किया है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है जिसमें आप टेक्स्ट बुक पास प्रो को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप टीटीजी के कूपन कोड लगा रहे हो तो आपको 2 वर्ष के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है पास प्रो, जो कि 350 से भी कम का पड़ेगा फॉर 1 ईयर। इसके लिए आप अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो को ज्वाइन कीजिए और इससे क्या होगा कि आप अपनी सारी गलतियों को पहचान सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और इस तरीके से आप अपने सिलेक्शन को श्योरिटी की तरफ ले जाओगे। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हमें ये कूपन कोड यूज़ करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सपोज हमने बनाया एक व्रत, ये है आपका व्रत। आपसे बोला है कोई सी व्रत है, इसका नाम कोई सी है, सर्कल फॉर सी, ऐसे सी उसको गिवन दे दिया, इससे मतलब नहीं है। उसने बोला पी और सी एक बाह्य बिंदु है और पी सी का बाह्य बिंदु है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसको पी पी लिख लिया, ये है आपका पी। मान लीजिए पी और पी भी सी की दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक यहाँ से व्रत की, अगर मान लो ये पॉइंट है तो एक स्पर्श रेखा इस तरीके से है और एक आपकी स्पर्श रेखा इस तरीके से आएगी जो कि मिल रही होगी पॉइंट पी पर। ये है, ठीक है, आपको दे रखा है। सपोज ये इसका सेंटर है, ये है आपका। तो पी और पी सी, मतलब इसने बोला पी ए और पी बी, यहां पर हो गया पी ए और पी बी। इसने क्या बोला, स्पर्श रेखाएं। आपने स्पर्श रेखा बना दी, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हो गई। अब तथा ए और बी क्रमशः स्पर्श बिंदु हैं यदि पी और पी भी एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर आनत हैं। यानी कि आप जब देखोगे तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री का कोण। यानी कि पी ए और पी बी 60 डिग्री के कोण पर आनत हैं, यहां पर मिल गए हैं। तो आपसे पूछा है तो पी ओ ए ज्ञात कीजिए। आपको क्या एंगल ज्ञात करना, पी ओ ए। ये आपका सेंटर था, ये आपकी एक लाइन है जो मिड से उसको कट करेगी। तो आपको ये वाला एंगल पूछा है इसमें, ठीक है, आपको ये एंगल पूछा है। ये आपका 60 था। आपको इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीके से हम करते हैं, सपोज इस तरीके से करते हैं। ये आपका 30 हो गया, अगर वो 60 है तो ये 30 हो गया, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ऊपर अगर कोई लाइन हम डाल रहे हैं, वो इसको क्या कर रहा है, वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसको बाइसेक्ट कर दिया, 30 हो गया। आपको पता है कि जब भी कोई स्पर्श रेखा है कोई आती है, उससे हम अगर सेंटर को मिलाते हैं, स्पर्श रेखा से सेंटर को जब मिलाते हैं तो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी आपका 90 डिग्री का हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल क्या होगा, ए ओ पी, यानी कि पी ओ ए। देखो हम कैसे लिख सकते हैं, पी ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ पी भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, बीच में ओ होना चाहिए, जो है एंगल वही होना चाहिए। इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये पूछा है 30 हो गया, 90 हो गया। ट्राइंगल के सम क्या होता है एंगल्स का, 180। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो कितना बचा इधर, इधर बचा 60। ये 60 बचा, आपका एंगल आ गया 60, ठीक है, ये है आपको 60। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा दूसरे तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। दूसरे तरीके से टैकल करने के लिए आप देखो, हमें इसका, अगर हमें यही नहीं पता, हमें ये देखना ही नहीं है कि 90 है, हमें देखना ही ना हो कि 90 बनेगा, पर हम देखो कैसे कर सकते हैं। जब ये एंगल आपका 60 होता है ना, मतलब कोई भी एंगल हो, अगर ये थीटा होता है, अगर ये एंगल आपका, अगर ये एंगल आपका थीटा होता है तो ये वाला एंगल कितना होता है, 180 माइनस थीटा होता है। क्योंकि दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। 180 माइनस थीटा और थीटा। तो अगर आपका ये 60 गिवन था तो 180 माइनस 60 कितना होता है, 120 होता है। यानी कि ये होल एंगल आपका कितना आ जाता, ये 120 आ जाता, और इसका हाफ कितना होता, 60 होता। एक तरीका आपका ये भी था इस क्वेश्चन को करने का, क्या था,
सबसे पहला वाला क्या था, आपने इनको 90 90 माना, इस 60 का बाइसेक्ट कर दिया, और फिर हमारा जो एंगल बचता तो यहाँ पे होता 30, ये होता 90, तो बचता 60। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका, अगर ये थीटा होता है तो 180 माइनस थीटा होता, ये 120 हो गया होल। अगर ये पूरा 120 हो गया तो ये छोटा वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला, ये होगा 60। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, दोनों तरीके से आप देख सकते हो, आपको समझ में आ चुका है, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। आगे चलते हैं। आप देखिए, हाँ ये देखिए, जब 28735429 को 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको विभाजन नहीं करना, इसका पूरा पूरा डिवाइड नहीं देना। वो कह रहा है कि बिना डिवाइड दिए क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप कहोगे कि एक बार हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखोगे कैसे, ये है 2, ये हो जाएगा आपका 28735 ये हो गया आपका। अब इसको 9 से विभाजित करना था, और प्रॉपर विभाजित आपको करना भी नहीं था, ये आपकी डिजिट हो गई। कैसे देखोगे, 9 से तो 9 ही कट जाएगा, ठीक है। अब देखो, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 हो जाते हैं। 7 और 2 कितने होते हैं, 9 हो जाते हैं। अब क्या हुआ, 8 9 10 और 3 13। 13 को जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और जब ये 4 आ जाएगा तो यही इसका शेषफल हो जाएगा। कैसे किया हमने इसको, सबसे पहले हमने कौन कौन से डिजिट हैं जो सम करने पर 9 से डिविजिबल हैं, आपने कहा कि कुछ कुछ डिजिट हैं हमारी जो सम करने पे 9 से डिविजिबल हो जाएंगी, आपने उनको देखा। और उनको देखने के बाद आपने क्या किया कि जो बची हुई है उनका सम किया, जो 9 से डिविजिबल नहीं हो रही उसके बाद आपने उनका सम किया, और उनका सम करने के बाद क्या आया, 4 आया, तो वो 4 ही शेषफल होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, ये शेषफल वाला क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे कि 9 बनाना होता है, 9 से डिविजिबल हो। इसमें डिविजिबल नहीं पूछा, इसमें पूछा शेषफल, और जब आपसे पूछा डिविजिबल तो क्या जोड़ा जाए, तो आप कहते 5। अगर क्या जोड़ा जाए कि 9 से विभाज्य हो जाए, तो आप कहते हैं इसमें 5 जोड़ दिया जाए, 4 में 5 जोड़ दिया जाए तो 9 से विभाजित हो जाएगा। और अब इससे पूछा था शेष, तो आपको पता पड़ चुका है कि शेष क्या होगा, जो बचा हुआ है उसका सम कर दो और वो आ जाएगा शेष आपका। तो टिक ऑलरेडी है। आगे चलते हैं। ये है, निम्न का मान ज्ञात करें, साइन क्यू ए माइनस साइन माइनस कॉस क्यू ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ये आपकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये आपकी वैल्यू है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ए का एक न्यून कोड है, एक न्यून कोड की तरह काम कर रहा है, 90 से छोटा एक तरीके से। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए अपॉन क्या होगा, साइन ए, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ए। अच्छा, क्यू का फॉर्मूला, अच्छा ये बताओ कौन सा हमारा, अगर कोई भी बच्चा मॉक हमारे लगा रहा है यानी कि रोज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो देखेगा ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें हम क्यू ए का फॉर्मूला नहीं खोल रहे होते। हम क्यू ए का फॉर्मूला डेली खोल रहे हैं, ठीक है, डेली देखते हैं। अब देखो इसको, ये होगा ए माइनस बी का क्यू, क्या आ जाएगा, ए क्यू, क्या आ जाएगा, ये वाला है भी नहीं। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो क्या लिखोगे इसको, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यही अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस ए बी, बस इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप खोलोगे तो एक ब्रैकेट में मैंने क्या बोला, ए माइनस बी लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे, साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो गया ऊपर वाले ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो गया। बचा क्या आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, ये हो गया आपका दूसरे ब्रैकेट में। ये क्या है नीचे आपका, साइन ए माइनस कॉस ए, ये आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। आपको पता है कि ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए
कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये आपकी आ जाएगी वैल्यू। और आपका ऑप्शन आ गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये वाला ऑप्शन आ गया है। सॉल्व हमें पता है, जो मैं फॉर्मूला ये है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपने फॉर्मूला खोला, ये आपने सॉल्व किया और ये आया साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। ये नीचे से नीचे, ये ऊपर से नीचे कट गया, ये एक ब्रैकेट में था, ये एक ब्रैकेट में था, और ये साइन स्क्वायर ए था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ये आप सोच रहे होंगे बड़ा हो रहा है, शॉर्ट ट्रिक बताओ इसमें। ये बड़ा नहीं हो रहा, हमें पता ही होता है। हमें क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, हमें पता है इसमें माइनस आएगा, उसको तो लिखना ही नहीं होता। शॉर्ट में क्या करना होता है, और शॉर्ट प्रैक्टिस के बाद आएगा आपका। अब आपने इस फॉर्मूले को इतनी बार प्रैक्टिस किया, आपने कहा कि देखो नीचे माइनस है ऊपर भी माइनस होगा, वो दोनों कट जाएंगे, फिर हमारा जो टर्म बचेगी क्या, हमें ये लिखना है सिर्फ, हमें इसमें लिखना भी नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, हमें पता है कि वो तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और हमें पता है क्योंकि यहाँ माइनस होता तो बीच में प्लस आता, इसीलिए इस वाले ऑप्शन में आपके प्लस आया है। और हमारा क्या था, साइन ए कॉस ए आ जाएगा, ए बी होता है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो चुका होगा इसमें भी कि किस तरीके से इसे टैकल करना था, इतना टाइम नहीं लगेगा। स्टार्ट करते हैं। यह है आपका बेलन की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। तो आपसे आयतन पूछा है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आप एक बात बताओ, पाई क्या होता है, 22/7 होता है। आर की जगह आपको क्या लिखना है, 14 लिखना है, ये भी आपको 14 लिखना है। और एच की जगह क्या लिखना है आपको, एच क्या हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, एच हो गया 8। तो आपको पता है 7 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि आपका 22 है, वो 22 तो रहेगा, 22 तो रहने वाला है। 22 का मतलब क्या है, आपका 11 का एक मल्टीपल रहने वाला है, यानी कि आपका 11 जरूर होगा। ठीक है, आपका 11 इसमें जरूर आएगा, यानी कि जो भी नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो अब हम इसका क्या उठाएंगे फायदा, हम जाएंगे ऑप्शंस पे। आप बताओ, 8 और 2 कितने हो गए, 8 और 2 10 हो गए, 7 और 4 कितने हो गए, ये 11 हो गए। एक आएगा, क्या ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। ये क्या हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और 6 6 12 हो गया, ये आएगा 2। क्या ये डिविजिबल होगा आपका 11 से, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा, 5 और 6 7 माइनस 6 और 4 10, ये कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्या ये डिविजिबल होगा, ये भी नहीं होगा। 2 और 1 3 होगा, माइनस 8 और 6 कितने हो जाएंगे, ये कितने होंगे 14। तो क्या ये 11 से डिविजिबल होगा, ये होगा डिविजिबल। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना था, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना था। अगर आपको 22 ऊपर मिलता है और जो कि कटा नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले 11 का मल्टीपल देखोगे ऑप्शन में, 11 का मल्टीपल कौन आ रहा है। अगर 2 आ रहे होते तो आपको सॉल्व करना होता, सॉल्व भी नहीं करना होता। आप इसमें भी देख सकते थे, जैसे 8 है तो 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए, जैसे 4 सिर्फ 4 होता तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए था। उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन करना ही आएगा। कभी कभी मैं अप्रोक्सीमेट से आपको सिखाती हूँ तो लोग सोचते हैं कि कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ मैं, आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी अप्रोक्स में कैसे आंसर देखते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और मैं भी ह्यूमन हूँ भाई, गलती हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 15.75 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर की चाप की लंबाई वाला एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस है 15.75, 15.75 आपकी रेडियस है, 11 सेंटीमीटर की चाप की लंबाई वाला त्रिज्यखंड काटा जाता है। तो एल क्या हो गई आपकी, ये हो जाएगी आपकी 11 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। ये होगा 1/2 आर एल, ये हो जाएगा 1/2। आर की जगह आप क्या लिखोगे, 15.75, और इसकी जगह क्या लिखोगे, एल की जगह 11 लिखोगे आप। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में भी आंसर्स हैं तो सीधे सीधे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, 2 से आप इसे कट करोगे, 2 से आप कट करो इसे, 7, 8, 2 8 16, 2 7 14 और ये होगा 5। ये मल्टीप्लाई आपको करना है 11 से, ठीक है। क्या करोगे, ये आ जाएगा 5, ये 2, 8 और 16 का 6, 8 दूनी 16 का 6 और 7 और 1 8। कितने के बाद पॉइंट है आपका ये, 7 पॉइंट, ये 3 के बाद है, तो 86.625, 86.625, 86.625, 86, ये होगा 86.625, क्या हो जाएगा 86.625। आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, इसका एक और फॉर्मूला होगा, आप सोच रहे होंगे कि वो हम 2 पाई आर थीटा वो उस तरीके से, या पाई आर स्क्वायर थीटा से, तो उससे डिराइव करके ये वाला फॉर्मूला आता है, वो आपका लॉन्ग पड़ जाता है। अगर आपको ये दो चीजें दे रखी हैं तो आपको सीधे त्रिज्यखंड आर और एल से फाइंड कर सकते हो 1/2 करके। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये कंपैरेटिव शॉर्ट पड़ता है जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रही हूँ उससे। आप इसमें इस फॉर्मूले को आप याद रखना, ओके, इस फॉर्मूले को आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दे रखा है 10t, 10t दे रखी है आपको, 10t की वैल्यू है 1/3, sec t की वैल्यू आपसे पूछी है, 10t की वैल्यू गिवन है, sec t की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। आपको क्या है, 10t क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे आधार होता है। लंब क्या हो जाएगा 1, आधार होगा 3, तो कड़ कितना आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा √10, √10 आ जाएगा। तो आपसे sec t की वैल्यू पूछी गई है, sec t की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो sec t क्या होता है, ये क्या होता है, cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है वो, तो ये क्या हो गया, कड़ बटे आधार होगा, कड़ बटे कक्का, ठीक है, तो कड़ बटे आधार हो जाएगा। कड़ आपका क्या आया है, √10 आया है, और आधार आपका कितना आया है, आधार आपका 3 है, √10/3, √10/3 विल बी योर आंसर, ठीक है, √10/3 विल बी योर आंसर। आपको समझ में आ गया, बस इतना करना था। आप इसको माइंड में भी कर सकते थे, अगर गलती नहीं करनी हो, एरर नहीं करनी हो, थोड़ा बहुत लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ये याद करना पड़ेगा जिसको याद ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय से 16-35 मीटर की लंबाई के लिए एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरुआत की, कितने समय बाद वे पहली बार फिर से मिलेंगे। आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि वृत्ताकार पथ की बात हो रही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वही आपको पता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे इसको, आप लिखोगे स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधी वैल्यू पुट करो। क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तो हमें पता है कि स्पीड क्या होती है, माइनस होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो स्पीड्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा जुड़ेंगे। अगर मान लो किसी भी सपोज ट्रेन होती और इनकी दोनों की डिस्टेंस भी गिवन होती तो डिस्टेंस हमेशा जुड़ेंगी, लेकिन स्पीड क्या होती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो डिस्टेंस प्लस होगी, और एक ही डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस स्पीड माइनस होगी, ओके, ठीक है। आगे स्पीड क्या होगी, 108 है और आपकी क्या है, ये 90, कितना बचेगा, 108 में से 90 जाएगा तो 18 बचेगा, ये कितनी हो जाएगी, ये हो गई आपकी 1635, 1635 हो गई। टी हमें पता नहीं है। अब आप देखो कहाँ पर है, सेकंड्स में आंसर बताना है, और ये आपका मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है, सेकंड्स में है, तो आप क्या करोगे, इसको 5/18 से गुणा करोगे, 5 आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1635, इसको 5 से देना है, 5 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, 327 क्या होगा, 327, 327 विल बी योर आंसर। ये आपका किस में आया है, ये आपका आया है सेकंड्स में, किस में आया है, ये सेकंड्स में आया है। कुछ तो है नहीं इसमें, पहली बार मिलने की बात हो रही है, हमें पता है किस तरीके से अगर सेम डायरेक्शन में है तो किस तरीके से इनकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, और उसको हमें डिस्टेंस को लिखना है, टी निकाल देना है, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग, देखो अब क्लियर दिख रहा होगा,
एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसके कड़ की लंबाई कितनी है, इसके कड़ बताना है आपको कितना होगा। अच्छा आप बताओ समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होगा, इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, मान लो ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये आपकी मान ली x मान ली और ये भी आपकी x मान ली, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी आपकी √2x हो जाएगी। किस तरीके से हुई है ये √2x, जिसको नहीं आता ये उसके लिए एक्सप्लेन हो रहा है, इजी शॉर्ट में बता दूंगी, लेकिन आपको अगर जिसको नहीं आता उसको पता होना चाहिए x² प्लस x² इक्वल टू k², क्योंकि हमें कड़ है, हमें दोनों का स्क्वायर करके सम करके कड़ के स्क्वायर के बराबर रखना पड़ता है। ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा और ये हो जाएगा k²। अब इस पे k क्या करेगा, k इस पे रूट चढ़ाएगा तो हो जाएगा √2 और x, तो x √2 आपकी वैल्यू आ गई k की, ठीक है ये आ गई। आपको दे रखा है क्षेत्रफल, आपको 50 वर्ग इकाई दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे मैम वो होता है 1/2 आधार जो कि x है, ऊंचाई जो कि x है, x इंटू एक्स इक्वल टू 50। तो आप कहोगे मैम x² की वैल्यू हो जाएगी 100, x की वैल्यू हो गई 10। जब x की वैल्यू 10 हो चुकी है, आपकी x की वैल्यू 10 हो चुकी है, तो पूछा क्या था, कड़ पूछा था, √2 x की जगह 10, तो 10√2, 10√2, 10√2 विल बी योर आंसर। इजी था, ठीक है, देखो एक बार और क्लियर, अच्छा ये नहीं हटेगा, ठीक है। आपको समद्विबाहु त्रिभुज की बात की थी, इसका मतलब है कि इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, दो भुजाएं हमने x और x मान ली, फिर हमने इस पे लगा दिया, क्योंकि समद्विबाहु है 90 डिग्री होगा, तो हमने पाइथागोरस वाली तरीके से हमने क्या किया, k की वैल्यू फाइंड कर ली, k की वैल्यू ही आ गई। अभी इसमें x है, हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसने खुद गिवन दे रखा है कि क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, 50 वर्ग इकाई है, तो 50 रख दिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या कर दिया 50 जो कि गिवन था, हमें पता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपने x के x² की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू 10 आ गई, इसमें रख दी, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 सेंटीमीटर रहा, उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का औसत तापमान 26 सेंटीमीटर रहा। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 सेंटीमीटर रहा तो 16वें दिन का तापमान कितना रहा होगा। जनवरी में कितने दिन होते हैं, इस तरीके से फाइंड करते हो, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, ठीक है, ठीक है ये हो गया। सपोज 15 दिन ये होते, 16 दिन ये होते और इधर के 15 दिन होते, लेकिन इसने 16 को इधर भी काउंट कर लिया और इधर भी काउंट कर लिया है, इस तरीके से इसने काउंट कर लिया है। ठीक है ये 16वां दिन है आपका, 16वां दिन। आपने कहा कि 16वें दिन जो है सभी जो है पूरे का औसत तापमान वो 24 रहा है, वो कितना रहा है 24 डिग्री सेल्सियस रहा है। जो पहले के 15 दिन है उनका तापमान कितना रहा है 22 डिग्री सेल्सियस रहा है, और जो बाद के 16 दिन है उनका कितना रहा है, कितना रहा है 26 डिग्री सेल्सियस रहा है, 26 डिग्री सेल्सियस रहा है। ठीक है अब आपसे पूछा है कि जो 16वां दिन है ना उसका तापमान कितना रहा होगा, 16वें दिन का आपसे तापमान पूछा है। आप क्या करोगे, देखो इसको करने के भी दो तरीके हैं, आपको पता होगा 16 गुणा 22 कर दो, जोड़ दो और 26 गुणा 22 कर दो, दोनों को जोड़ो और आप क्या करो 24 गुणा 31 कर दो, जो भी करोगे आंसर आपका आ जाएगा, वो हो गया आपका लॉन्ग मेथड। आपको वो आता होगा एवरेज निकालने का, आपका लॉन्ग मेथड, आपको करना है शॉर्ट मेथड। ठीक है आप देखिए, आप देखोगे ये है 22 ये है 24, कितना कम है, ये दो कम है, कितनों पर है 16 पर है। आप इधर देखो ये क्या है 26, 24 से कितना ज़्यादा है, दो ज़्यादा है, कितनों पर है 26 पर है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 32 और प्लस के 32, तो ये तो कट जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, यानी कि जो 26वें दिन का जो टेम्परेचर होगा वो 24 डिग्री सेल्सियस ही होगा। 26वें दिन का जो भी आपका टेम्परेचर होगा वो 24 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर इसमें से कुछ घट बढ़ के आ रहा होता, ये कटे नहीं होते, तो हम उसको उसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती, माइनस प्लस जो भी है जो भी आता उस तरीके से करना पड़ता, क्योंकि कुछ नहीं आया
तो हमें इसका ये पता पड़ा है कि 26 दिन है ना, उसका जो टेम्परेचर होगा वो 24 डिग्री सेल्सियस ही होगा। 24 डिग्री सेल्सियस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसको देखो आप, इसमें है कि माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उसी राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ कितना रहा होगा? इसको करने के भी दो तरीके, पहले हानि निकालो, फिर जो भी आएगा उस पर 20% का प्रॉफिट निकालो, फिर पहले से कंपेयर करो कितना ज़्यादा हुआ, लाभ कितना हुआ, वो तरीका है। एक क्या है कि जब भी किसी वस्तु पे हानि हुई और उसी वस्तु को बेचा है तो प्रॉफिट भी ले लिया उस पर। पहली बार वो उसको हानि हुई और दूसरी बार वो उस पर प्रॉफिट भी ले रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें पता है कि हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव क्या होता है? अगर आपको हानि दे रखी है 20% की, तो आप माइनस की 20% लिख लो। फिर आपको कितना हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, कितने पे बेचा है उसे, 30% के लाभ पर भी बेचा है, तो प्लस का 30% भी हो जाएगा। ठीक है, अब -20 मल्टीप्लाई बाई 30, ये माइनस किसकी वजह से आया? क्योंकि इस लॉस की वजह से। अगर यहाँ माइनस नहीं होता प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, अपॉन 100। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यानी कि 4% का प्रॉफिट हुआ। 4% का प्रॉफिट हुआ जब आप 100 मान के चल रहे हो, तभी तो 20% घटा रहे हो, माइनस के 20 तभी तो कर रहे हो, 100 में से कर रहे हो। ठीक है, आप देखो 4 2, ये है आपका 4 2 1 2 3, ये किसकी वैल्यू है आपकी? 100 की, क्योंकि हम 100 यूनिट मान के चल रहे हैं। एक कोई भी आर्टिकल हम 100 रुपये का उस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या किया, सभी टोटल हमने 100 माना, पर ये कह रहा है टोटल तो इतना है, तो उसको 100 से डिवाइड देंगे। और जो ये कह रहा है, अब इसने पूछा है लाभ, इसने ये नहीं पूछा कि कितने का टोटल, कितने का हुआ, क्या हुआ, उसको लाभ, सिर्फ लाभ बताना है। सिर्फ लाभ बताने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा 4 निकल के आया है। 100 से 100 कट जाएगा, ये हो गया 420, 4 0 8 1680, क्या हो गया 1680, ये है आपका आंसर। करने के लिए इसको बहुत बड़ा कर सकते थे, हमने शॉर्ट किया, हमने सक्सेसिव को चूज किया। क्यों किया? क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उस पर पहले 20% की हानि हो रही है, उसी पर फिर 30% का लाभ हो रहा है। हमने इस पर सक्सेसिव लगा दिया। सक्सेसिव लगाने के बाद हमने देखा कि 4% आया, क्योंकि हम इस पैसे को हम 100 मान के चल रहे हैं। गिवन हमें इतना है, हमने 100 माना, तो 100 से डिवाइड दिया 4, और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, या ये कह सकते हो 4 है, 4% जब नीचे जाएगा तो 100 बन जाएगा। वो कहने के तरीके हैं, आप दोनों तरीके समझ सकते हो। ठीक है, 4 था तो 100 नीचे चला गया, ये भी है इसका। आगे चलते हैं। सात वर्ष पूर्व, इसमें है 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। कोई 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व, ये हो गया प्रेजेंट, सपोज ये प्रेजेंट एज है, और ये 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, कितनी थी प्राची और डॉटर? ठीक है, ये उसकी डॉटर हो गई, प्राची हो गई। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। प्राची थी 4 तो पुत्री थी 1, तभी तो 4 गुनी होगी। अगर इसको 1 मानोगे, इसको 4 मानोगे। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी कि जब प्रेजेंट ईयर से थोड़ा आगे चलोगे, 4 वर्ष पे चलोगे, तो उसकी प्राची की आयु उसकी पुत्री की कितनी हो जाएगी? 2.5 गुनी, सॉरी 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 क्या होता है? 5/2 होता है। यानी कि अगर पुत्री की आयु 2 वर्ष होगी तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? 5। यानी कि प्राची की कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4 वर्ष बाद होगा। ये आपका 4 वर्ष बाद होगा, और ये आपका 7 वर्ष पहले की बात चल रही है। ठीक है, ये 7 वर्ष पहले की बात है, ये 4 वर्ष बाद की बात है। इस तरीके से आप देखोगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें इसका डिफरेंस निकालना होता है। आप डिफरेंस निकाल के देखोगे 3 यूनिट का आएगा, यहाँ भी डिफरेंस आपका 3 आ गया। इसका मतलब है कि जब आप देखोगे ये 1 यूनिट का फासला होगा, पर 1 यूनिट का फासला है क्या ये? आप कहोगे नहीं, ये 7 और 4 11 वर्ष का फासला है। 11 वर्ष का फासला है, हमारी तरफ से 1 आ रहा है, उसकी तरफ से 11 वर्ष आ रहा है। तो इसका मतलब 4 यूनिट था,
जो 4 यूनिट था वो 4 गुणा 11 रहा होगा, और जो 1 यूनिट था वो 1 गुणा 11 रहा होगा। ये 44 रहा होगा और ये 11 रहा होगा। अब 7 वर्ष बाद जोड़ोगे, प्रेजेंट एज पे आने के लिए साथ साथ जोड़ना पड़ेगा। प्रेजेंट एज पे आओगे, ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 18। ये 51 और ये 18। इससे पूछा है कि वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। 51 और 18 कितने हो गए? 8 और 1 9 और 5 और 1 6। ये हो गया 69 ईयर। कितना हो गया? 69 ईयर का गैप हो गया। कितना आ जाएगा? 69 ईयर आ जाएगा। एक बार और मैं क्लियर करती हूँ इस क्वेश्चन को। इसने कहा है 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उसकी उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। पहले पास्ट में एक ये थी, तो प्राची की आयु कितनी? 4 गुनी ज्यादा थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 क्या होता है? 5/2। यानी कि अगर पुत्री 2 साल की होगी तो माता 5 साल की हो जाएगी, प्राची 5 साल की हो जाएगी। उसने कहा कि एक बात बताओ, इसका हमें डिफरेंस देखो। हमने कहा डिफरेंस तो 3 3 आ रहा है, इसका मतलब इधर से देखेंगे तो 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। पर इन्होंने कहा कि नहीं, पहले 7 वर्ष आगे के 4 वर्ष, यानी कि 11 साल का फर्क हो गया, और ये 11 साल का फर्क आपकी 1 यूनिट के बराबर है। तो आपने जो इसको 4 माना ना, इसको ये 44 की वैल्यू है, और आपने इसको 1 माना है, ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? ये 11 और 7, ये 18 है। यहाँ पे 18 आ जाएगा, ये 11 है, ठीक है। ये 11 और ये 44। इस तरीके से देखो, साथ साथ ऐड किया, इतना आ गया। इन्होंने बोला कि जो प्रेजेंट एज है उसका सम फाइंड कीजिए, तो हमने इसका सम फाइंड किया, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति प्रति माह इतने रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है, शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। उसने बोला कि एक व्यक्ति अपनी प्रतिमाह इतने कमाता है। अच्छा ये बताओ, परसेंटेज में आंसर है, आपको इसकी जरूरत थी? आपको उसकी जरूरत थी? आपको उसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में आंसर है ना। तो आपको क्या करना है, आप मानो 100। आपने बोला कि इनकम रही, सपोज इनकम है 100 और एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है वो? 80% खर्च कर रहा है, तो 80 रुपए खर्च कर रहा है। तो सेविंग कितनी कर रहा है? 20 की कर रहा है। अब देखो, यदि उसकी आय में 20% की और खर्च में 10% की वृद्धि हो, आय में 10% की, 100 का 10% कितना होता है? आय में 20% की, इसका 20% क्या होता है? 1/5। तो 20, यानी कि 20 की वृद्धि हो गई, यानी कि जो चीज 100 की थी वो 120 की हो गई। 80 का क्या होगा? 10%, 8 होता है। 80 का 10% 8 होता है। कैसे होता है? 80 1/10, ये आ जाएगा 8। यानी कि जो चीज पहले कितने की थी? 80 की थी, वो अब कितने की हो गई? 8। वो कितने की हो गई? 88 की। अब इसका डिफरेंस यहाँ कितना आ जाएगा? ये आप देखोगे 120 से 88 जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? ये आएगा 32। ठीक है, 32 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आया? आपने कहा 12 आया। ये 12 रुपए बढ़ गई 20 रुपए पर, 12 बढ़ी है 20 पर, तो 20 से 5 और 12 पन 60, यानी कि 60% जो सेविंग्स है वो कितनी बढ़ गई है आपकी? 60% सेविंग्स आपकी बढ़ चुकी हैं। एक बार और क्लियर करते हैं। कोई भी चीज़ 100 रुपए की थी, एक्सपेंडिचर उसने कहा 80% खर्च कर देता है, तो 80 खर्च कर देता है, 20 रुपए बचा लेता है। अगली बार उसने कहा कि 20% की तो वृद्धि उसकी आय में ही हो रही है, 120 हो गई उसकी आय। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है उसका? 8% बढ़ रहा है, तो 88 हो गया। सेविंग्स को हमने इस तरीके से देखा तो 32 आया। ठीक है, ये 32 आया, और हमने इसका कितना डिफरेंस कितना आया? 12 का आया। कितने पर आया? जितने पर आता है वो ऊपर होगा, यानी कि इस पर आया। बढ़ा किस पर है? 20 पर ही तो बढ़ा है, 20 आ गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60% विल बी योर आंसर। 60% विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? एक्स बोल रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है वाई के, ये होता है। अगर इक्वल लेके आना है, इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल लेके आते हैं, तो कोई के कांस्टेंट आ जाता है और ये वाई आ जाता है, तो के क्या होगा? एक्स वाई होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये एक तरीके से ऐसा हो गया। इसने वो बोला है कि एक्स को 2 रखो, वाई को 3 रखो। एक्स को 2 और वाई को 3, तो एक्स को 2 और वाई को 3, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 6 आ जाएगी। के की वैल्यू क्या आएगी? 6 आ जाएगी के की वैल्यू।
x को 6 और y को 2, y को 6, y को 6 और x को 2, ये होगा 12। ठीक है, ये होगा 12, k की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि अगर हमने x को 3 रखा तो y का मान कितना होगा। अगर इसी इक्वेशन में k की वैल्यू, क्योंकि हमने 12 फाइंड कर ली, तो हमारे x y इक्वल टू क्या था, k था, इसकी वैल्यू तो 12 आ चुकी है। x की वैल्यू उसने कहा है कि एक काम करो, x को 3 रखो, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी 12/3, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, कितनी आ जाएगी 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बस इसमें एक ही, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज थी, पहले बहुत ढंग से पढ़ना था। दूसरा इसमें था कि जब अप्रॉक्स को हटाते हैं ना, मतलब व्युत्क्रमानुपाती इसको हटाते हैं, इस साइन को हटाते हैं तो इक्वल आता है, और जब भी इक्वल आएगा तो अपने साथ एक कांस्टेंट लेके आता है। सबसे पहले तो हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 12 आ गया। इसने कहा कि x की वैल्यू को 3 रखना, k की वैल्यू क्योंकि तुम फाइंड कर चुके हो तो y की वैल्यू तुम निकाल दोगे, y की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 4 आ गया। इस क्वेश्चन को देखो, P और S एक रेखाखंड QR के एक ही और इस प्रकार है कि PQR 90 और SRQ 90 और PQ और SR बराबर हैं, तो सही कथन का चयन कीजिए। इन सब में से आपको सही बताना है। तो P और S रेखाखंड QR के, तो रेखाखंड क्या है आपका, QR है, रेखाखंड QR है, और P और S एक रेखाखंड QR के एक ही तरफ है। मान लो ऊपर है तो ऊपर ही है, नीचे होते तो नीचे ही होते। PQR आपका 90 है, तो P कहीं ऊपर रहा होगा, Q को 90 डिग्री कैसे बना सकते हो, P को ऊपर रखना पड़ेगा, तो ये हो गया PQR, ये 90 डिग्री हो गया। और ये फिर आपका है SRQ, तो बीच वाला एंगल है, ये वाला एंगल ही होता है 90 डिग्री। जो बीच वाला एंगल की बात होती है ना, उसी एंगल की बात हम कर रहे होते हैं। यानी कि 90 डिग्री कौन सा बना रहा होगा, 90 डिग्री आपका R बना रहा है। तो आप कहोगे 90 डिग्री अगर R बनाएगा, कितना बना रहा होगा, ये R हो गया, तो ये होगा S, ये होगा आपका S। ठीक है, ये होगा S। आपसे कहा है कि PQ और SR बराबर हैं, PQ और SR बराबर हैं, तो आपको क्या दे रखा है, आप देखो सब में PQR दे रखा है, PQR। ट्रायंगल PQR कैसे बनेगा, इसको आपको वहां ले जाना पड़ेगा, तो एक तरीके से आपको यहाँ भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सब सर्वांग सम की बात कर रहे हैं, तो 2 ट्रायंगल होने चाहिए थे। आप एक बात बताओ, जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की, तो क्या आधार एक ही है, ये वाला QR आधार है इस वाले ट्रायंगल में, और जब कोई और ट्रायंगल की, अब हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, तब भी आधार आपका QR ही आया। यानी कि ये लाइन दोनों में कॉमन है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। आपने देखा और 90 डिग्री दे रखे हैं दोनों में, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। अब आपने एक चीज देखी कि 2 तो साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो ऐसे एस लगेगा, क्या होगा ऐसे एस, क्या होगा ऐसे एस। आप इसमें देखो ऐसे एस कहाँ है, ये RHS, ये तो होगा नहीं, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, उन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब आप देखो, इसने बोला है PQR, इसका मतलब है Q क्या है, Q 90 डिग्री है, तो यहाँ पर वो एंगल आना चाहिए जो 90 डिग्री बनाए, जो 90 डिग्री बनाए। 90 डिग्री R बना रहा है, तो बीच में R आना चाहिए। आप बताओ क्या ये हो सकता है, यहाँ तो Q आ रहा है, ये तो होगा नहीं। इन 2 में से ही ऑप्शन चुनना था, ये तो कट चुका है, तो ऑप्शन आपका ये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि R है 90 डिग्री बनाने वाला एंगल, और यहाँ Q है 90 डिग्री बनाने वाला एंगल। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु, ये हमने कर रखा है, ठीक है, आगे चलते हैं। 21 माइनस 4.9, ये है 21 माइनस 4.9, इसको सॉल्व करना है आपको, डिवाइड 7, और ये हो जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई 0.4, ये हो जाएगा प्लस 3.9 0.4, प्लस 0.9,
ठीक है, ये हो जाएगा 21 माइनस ये कितनी बार जाएगा 0.7, 749 होते हैं तो क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। ये 39 है, 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 40 मानो, 4 से तो 160 आ जाएगा, फिर 4 कम करो तो 156 आएगा प्लस 156। पॉइंट कितने के बाद हो जाएगा, एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ है तो 2 के बाद हो जाएगा। ये देखो 0.9, 0.7 माइनस और 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 0.2, इन दोनों को मिला के प्लस के 0.2, और 0.2 को 1.56 ये है और 0.2 है तो ये कितना होगा 176 आ जाएगी ये सब वैल्यू। तो 1.76 माइनस प्लस आएगा ये, क्योंकि माइनस से तो हमने 0.2 कर दिया था, ठीक है, ये हो गया। ये कितना आ जाएगा 22.76, 22.76 विल बी योर आंसर, 22.76 विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया है, हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। ये कितना हो जाएगा 0.7, 0.9 करेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 में 1.56 करेंगे तो 1.76 आ जाएगा, और 1.76 में आप 21 को ऐड करोगे तो 22.76 विल बी योर आंसर। ओके, क्लियर हो गया आपको ये। इसमें है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत आपको बताना है। एक वस्तु अंकित मूल्य पर, अब देखो अंकित मूल्य की और डिस्काउंट की बात हो रही है, सक्सेसिव लगा सकते हैं इसमें भी। उसने बोला है 26% अधिक तो 26, और उसने बोला है छूट कितनी है 32, माइनस के 32, माइनस 32 और ये हो जाएगा 26। ये कितना आ जाएगा, ये 26 हो गया, ठीक है, ये 6, ये 4 इधर से और 2 इधर से तो माइनस के 6, माइनस के 6 आ जाएगा ये इधर होगा 100। अब एक बात, तो 32 का 26 में करो, 2 छिंग 12 के 2, एक कैरी, 3 का 18, 2 दूनी 4 18 और 4 19 20 की 22 23, 2 3 और 2 3 दूनी 6 7 8, और ये 2 के बाद ये आ गया माइनस, माइनस 6 माइनस 8.32, माइनस 6 माइनस 8.32, आप कितना लिखोगे यहाँ माइनस 8 और 6, ये हो जाएगा 14.32। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। यही तो लॉस है, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। माइनस एक सिंबल होता है कि आपका लॉस ही हुआ है, हानि ही हुई है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में ए और बी की आयु की 3 गुना है। वर्तमान में ए की आयु बी की 3 गुना है और सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात क्या होगा। तो आप देखिए ए और बी की आयु 3 गुनी है, मतलब ए की आयु, पहले ए बी सी लिखो यहाँ। इसने बोला है कि ए और बी की आयु की 3 गुनी है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, बी से सी बड़ा है वो भी 5 वर्ष, तो इसको अगर x मानोगे तो ये x + 5 हो जाएगा। अब देखो इसको x मान के क्यों करना पड़ा, हम इसको नॉर्मल कर सकते थे यूनिट मान के, इसमें हमने x क्यों माना, क्योंकि जब भी बड़े की बात हुई है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि b को हमें x मानना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, x और x + 5 हो गया। अब इसने कहा है कि a की आयु b की आयु की 3 गुनी है, ये x है तो ये 3x हो जाएगा, और इन सबका सम कितना है 75 है, तो सम कैसे निकलोगे, 3 4 5, 5x + 5 बराबर 75, 5x कितना हो जाएगा 70, x कितना हो जाएगा 5 × 5 5 × 20 14, x की वैल्यू 14 आ गई, चलो लिख देते हैं यहाँ 14 हो गई, ये कितनी हो जाएगी 14 और 5 ये 19 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। अब इससे पूछा है कि 5 वर्ष पहले बी की आयु, 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी, ये हो जाएगी 9 यूनिट हो जाएगी, मतलब 9 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद, इसमें 3 जोड़ना है तो ये होगी 45, ठीक है। ए की आयु से अनुपात क्या होगा, तो यानी कि ए से बी की आयु का, तो कितना होगा 1 और 5, कितना आ जाएगा 1:5। ये क्या हो जाएगा, आप इसको देखो, ये एक तरीके से 9 और ये हो जाएगा 45,
ये 1:5, 1:5, ये आपका आंसर आ गया है। 9 से 45 को आपने कट किया, ठीक है। बी की आयु का अब से 3 वर्ष पहले एक ही आयु से, ठीक है, एक ही आयु से, ठीक है, तो से क्या होता है नीचे आ जाता है, तो 1:45 आ जाएगी और 1/5 ये 1:5 विल बी योर आंसर। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, सबका सम किया, 1 यूनिट की वैल्यू 14 आ गई, फिर हमने इसमें वैल्यू पुट की, ये 42, ये 14, ये 19 आ गई। फिर इसने 3 वर्ष बाद की बात की थी, इससे कितनी बात की थी, ये 5 वर्ष पहले की बात की थी, तो 9 आ जाएगा, और इन दोनों का रेशियो निकाला तो 1:5 आ जाएगा। पाइप एम, एन और एस एक टैंक को क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया गया, ठीक है। अब देखो पाइप एम, एन और एस, पाइप एम, एन और एस, ठीक है, ये है 25, 50 और 100, 25, 50, 100 भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। इसका एलसीएम ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ये 1, ये 2 और ये 4, 4, 2, 1, ठीक है। प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, फिर एन को बंद कर दिया जाता है, इस पे ध्यान देना, एन को बंद कर दिया जाता है। जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है, फिर जब उसको बंद किया जाता है एन को, तो एम को खोल दिया जाता है। टैंक को अतिप्रवाह, अतिप्रवाह क्या होता है कि जब फुल होने वाली होती है उससे 15 मिनट पहले ही पाइप एस को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा है उसने कि यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना मिनट लगेगा, कितना टाइम लगेगा। आपने किया, आपने कहा सबसे पहले पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला है ना, एन प्लस एस को कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। जब ये 10 मिनट के लिए खुली छोड़ेंगे तो कितना काम कर लेंगे एन और एस, ये 2 और 1 3, ये होगा 30 मिनट, ये कितना होगा 30 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा ये। अब एक बात देखो, अब क्या कह रहा है, फिर एन को बंद कर दिया जाता है, एन को बंद कर दिया जाता है और एस के साथ एम को खोल दिया जाता है। अब ये काम करेंगे। अब हमें ये तो नहीं पता कि ये कितने टाइम तक काम करेंगे, क्या हमें पता है ये कितने टाइम तक काम करेंगे, हमें नहीं पता कितने टाइम तक काम करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि 15 मिनट पहले हम किसको बंद कर रहे हैं, हम 15 मिनट पहले एस को बंद कर रहे हैं, हम एस को बंद कर रहे हैं, कब कर रहे हैं 15 मिनट पहले, तो एम ने लास्ट के 15 मिनट अकेले काम किया है, ऑब्वियस है ये चीज, एम ने 15 मिनट अकेले काम किया है, तो 15 मिनट में एम कितना काम करेगा, एम 4 यूनिट के हिसाब से करेगा, तो ये 60 यूनिट काम कर लेगा, ये 60 यूनिट काम कर लेगा। अब एक बात बताओ, 60 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया, कितना हो गया, ये 90 हो गया, टोटल तुम्हें करना कितना था, तुम्हें 100 यूनिट करना था, 10 यूनिट बचा, यानी कि एस और एम ने 10 यूनिट काम किया था। अब कितने मिनट में किया है ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 10 यूनिट की बात हो रही है और कितने मिनट में किया ये कैसे लगाएंगे, एस और एम की बात हो रही है, एस की और एम की, 4 और 1 5, 5 यूनिट पर मिनट के हिसाब से किया होगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा, यानी कि 2 मिनट तक काम हमने इस तरीके से किया है, बाकी तो हमें सबका टाइम पता था। अब हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, टोटल टाइम कितना ले लिया इन्होंने। अब देखो टाइम कैसे देखेंगे, इसको देखो, ये 10 मिनट, ये 2 मिनट और ये 15 मिनट, कितना हो गया 10, 25, 26 और 1 27, 2 27, 27 मिनट तक इन्होंने टोटल, मतलब कभी एन ने एस के साथ किया, कभी एस ने एम के साथ किया, पर इन्होंने टोटल लिया है 27 मिनट, 27 मिनट, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझाती हूँ इसको। एम एन एस है, तीनों ने अपना यूनिट्स के हिसाब से काम किया, मतलब इतने इतने आर किया, फिर हमने देखा कि कितना यूनिट पर आर के हिसाब, पर मिनट के हिसाब से काम किया है, तो 4 2 1 के मिनट के हिसाब से काम किया है। फिर हमने एन एस को देखा 10 मिनट में कितना काम कर चुका है, 30 यूनिट कर चुका है। फिर हमने कहा एस और एम का हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि एस ने जब बंद कर दिया तो एम ने लास्ट के 15 मिनट काम किया है, लास्ट के 15 मिनट में हम 4 के हिसाब से देखेंगे तो 60 यूनिट काम कर चुका है वो। अच्छा, तुमने कहा स्टार्टिंग में 30 यूनिट पहले कर लिया, 60 यूनिट बाद में कर लिया, तो क्या 10 यूनिट नहीं बचा जो एस और एम का काम कर रहे थे,
क्या 10 के हिसाब से नहीं कर रहे थे? हाँ कर रहे थे, 10 के हिसाब से ही कर रहे थे, यानी कि 10 यूनिट ही किया। 10 यूनिट किया, अच्छा कर तो सकते थे 5 यूनिट पर मिनट के हिसाब से, तो कितने किया? 2 मिनट काम किया है। टोटल हमने अपने टाइम को ऐड कर लिया और हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन, आप एक चीज नोटिस करो, ये भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिल रहा है इस टाइप का। ये क्वेश्चन भी आपको हर शिफ्ट में मिलेगा क्यू वाला फॉर्मूला खुलने का। इसका मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। ये है ए क्यू, ये हो जाएगा प्लस बी क्यू, और ये हो जाएगा ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। अब इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, हमें कैसे पता पड़ा कि हमें कौन सा खोलना है? हमें नीचे वाली टर्म बताएगी कि कौन सा फॉर्मूला खोलना है। ऊपर वाली टर्म किस तरीके से खुलनी है ये हमें नीचे वाली टर्म को देख के पता पड़ेगा। आपने कहा देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए की जगह यही तो है, बी की जगह यही तो है, सी की जगह यही तो है, फिर ए बी खुल रहा है, फिर बी ए बी बी सी सी ए। अच्छा तो ये खुल रहा है, ऐसे लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये है नीचे की टर्म। क्या ऊपर वाला फॉर्मूला इस टाइम में कुछ कुछ तुम्हें मिलता है? आप कहोगे हाँ मिलता है। इस वाले फॉर्मूले को जब हम खोलेंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप कहोगे ये तो हमें मिलेगा, इसका मतलब है कि ऊपर वाले फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये तो सब हमारा कट जाएगा, नीचे भी ये है ऊपर भी ये है, तो बचेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ए की जगह क्या है आपका 8.3 है, बी की जगह क्या है 9.2 है, सी की जगह क्या है 6.1 है। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है ना? हमको ऊपर एक फॉर्मूला दिख रहा है, हमें वो खोलना है, नीचे हमें कुछ टर्म्स दिख रही हैं। अब हमें किस तरीके से ऊपर वाले फॉर्मूले को खोलना है, नीचे वाली टर्म ने बता दिया। हमने कहा देखो ये होता तो है पर आगे ए प्लस बी प्लस सी और होता है, इसका मतलब है कि ऊपर a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा, नीचे वाली टर्म तो इससे कट जाएगी, तो बचेगा क्या? a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1। आप देखो ये 2 और 1 3 4 5 6। आप बताओ पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि पॉइंट के बाद 6 आ रहा है? एक यही ऑप्शन है, ना ही ये है ना ही ये है ना ही ये है। ठीक है, बाकी जोड़ लो, 0.6 हो गया, ये हो गया 9 15 और 16 17 18 19 20 21 22 23 23.6। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 23.6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो पूरा मैंने इसको सॉल्व करके नहीं दिखाया, आपको समझना चाहिए इस चीज़ से कि हाँ किस तरीके से सॉल्व होगा, बाकी आपको आपका आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक प्रतिशत साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर बताइए। यानी कि उसने कहा कि पहले तुम इस राशि को ले रहे हो और फिर तुमने ये राशि भी ली है किसी भी दर पर किसी भी टाइम के लिए, तो उसने बोला कि दोनों दर का तुम डिफरेंस बताओ कि ब्याज में डिफरेंस कितना रहा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देखो 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए, ये है आपकी 5,000, ये है आपकी 3 वर्ष के लिए, और कितना आ जाएगा 15% के हिसाब से। ठीक है, अब आपका अब ये पता है आपको, ये नीचे जाएगा तो 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो कितना बचेगा 50, ये कितना बचेगा 15 × 45, ये बचेगा। ये आपका फर्स्ट, ये ऐसा ही फर्स्ट हो गया। अब ऐसा ही सेकंड आपको पता करना है। ऐसा ही सेकंड कैसे पता करोगे? ऐसा ही सेकंड पता करने के लिए आपको क्या पता है कि 8, ये कितना है 8,000, और फिर आपका क्या है, एक मिनट, हाँ ये रहा, क्या है 4 वर्ष के लिए 12% के हिसाब से, तो 4, ये हो जाएगा 4 और 12, ये 0 होगा, नीचे भी 2 0 आएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो ये 48 हो जाएगा, ये 8 80 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 8 8 64, 4 और 6 8 चौक 32 33 34 35 36 37 38, ये 3840, और ये क्या आ जाएगा 0 5 25 के 5 2 5 चौक 20 21 22 2 2 5 0 है ना। अब ये बड़ा है ये छोटा है, धनात्मक अंतर की बात कही है आपसे, 3840 में से आपको क्या घटाना है 2250,
0 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब बताओ 0 9 कहाँ आ रहा है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें, ना ही इसमें, यही बचा। और 1 5, अब आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कम क्योंकि कैरी लिया था, ये हो गया 7, तो 5 और इसमें से जाएगा तो 1, तो 1590 और यही वाला था। कभी कभी कैलकुलेशन करो तो लास्ट तक देखना नहीं है। कभी कभी आपको दिख रहा है ना कि आपको 2 डिजिट भी आपने निकाली, तो देखो लास्ट डिजिट में 2 डिजिट हमारी वाले आंसर के हिसाब से कौन सी मैच कर रही है। आपने कहा कि ये वाली डिजिट मैच कर रही थी, 09 हो रही थी, बाकी किसी में था नहीं, तो यही आंसर था। बाकी सॉल्व करना हो तो कर सकते हो, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि SI1 SI2 में से धनात्मक अंतर आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन को लेते, देखो ये है आपका, त्रिभुज के कोण इस प्रकार हैं कि यदि कोण अन्य 2 कोणों का औसत है, देखो आपको दे रखा है π/6, π/3, π/2, ये आपको कोण दे रखे हैं। तो उसने कहा है कि जब 2 कोणों को तुम औसत निकालोगे, एवरेज निकालोगे, तो क्या होगा, तीसरे कोण के बराबर निकलेगा। ठीक है, आप देखो इसको ऑप्शन से निपटाते हैं। ऑप्शन से किसका, देखो ये देखो π/2 2 बार है, यानी कि 90 और 90 और ये कितना होगा 60। क्या ये तुम्हारा एक ट्रायंगल बना सकते हैं, 9 9 18, तो यही हो गए, 60 और एक्स्ट्रा आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक ट्रायंगल ही नहीं है। सबसे पहले हमारी क्या बात कही है, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण, तो त्रिभुज में क्या होता है 180 डिग्री के बराबर तो होने चाहिए थे ना, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं चलते, ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। ये होगा π/6, अब देखो π/6, π/3, π/4, ये 45, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा 30। क्या ये 180 बन गए, ये भी नहीं बने, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको देखो, ये π/3, π/3, ये कितना हो जाएगा 60, ये होगा आपका 60 और 60 और 90। ये क्या तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है, ये भी ट्रायंगल से आगे बढ़ गया, ये भी नहीं बनेगा, 120 और ये 90, ये भी नहीं होगा। आप देखो ये कितना है, π/6 कितना होता है 30, ये कितना होता है 60, ये कितना होता है 90, π/2 90, और कैसे कर रहे हैं, पाई का मान होता है 180, और अब नीचे हम 2 कर रहे हैं तो 2 लिख दो तो 90 आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं इन सब की। आपने कहा कि देखो इन दोनों का जब एवरेज निकालोगे ना, 90 + 30, इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 120/2, यानी कि ये 60 आएगा। जब ये 60 आएगा तो बीच वाला एंगल आ गया, यानी कि दो तुम्हारे एंगल का जब तुम एवरेज निकालोगे तो तीसरे वाले एंगल के बराबर आएगा, तो वो इसी से पॉसिबल है। इससे ये तो पॉसिबल था ही, प्लस ट्रायंगल भी यही पॉसिबल था इस वाले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये, एक पाइप एक ओवर टैंक को 12, इस क्वेश्चन को आप करके लाना, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है अब तक के जितने क्वेश्चंस कराए। इसमें है कि 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण 18 घंटे में भरता है। मतलब जो चीज़ 12 घंटे में भर सकती थी आपकी, जो चीज़ 12 घंटे में भर सकती थी वो चीज़ आपके 18 घंटे में भर रही है ना, वो 18 घंटे में भर रही है। और आपसे पूछा है कि यदि पूरा टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे कितनी देर में खाली किया जा सकता है। तो आप बताओ, ये 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। अब ये रिसाव के कारण हो रहा है, ये नॉर्मल हो रहा है, तो कितना 3 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा -3, ये -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो कितना बचेगा, यानी कि 1 यूनिट ही भर पा रहा है, 1 यूनिट ही भर पा रहा है, तो रिसाव, इसकी रिसाव की जो यूनिट रहेगी वो 1 के हिसाब से कर पाएगा खाली, तो कितना आ जाएगा 36। आप इस क्वेश्चन को देखो, बाकी के सारे क्वेश्चंस को देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।